Hello, students. Welcome to class 1 of class 9 physics. आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन डिस्कस करेंगे. So before we start, let's get to know कि जो क्लास 8 तक हम पढ़ते आए हैं वो काफ़ी टेक्स्ट बुक टाइप, मतलब कि जो हमें पढ़ाया गया सिर्फ उतना ही पूछा जाएगा और हमारा सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को क्रैम करने से काम चल जाता था. पर यहाँ पे क्लास 9 में हम थोड़ा सा चीज़ों को समझ के उसे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिठा करके उसकी एप्लीकेशंस को नज़र में रखते हुए पढ़ाई करेंगे. मतलब कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है बिकॉज इट इज़ कॉल्ड एज सेमी बोर्ड. तो क्लास 9 से ही बेस बनाएंगे, क्लास 10 में अच्छे मार्क्स आएंगे. तो देखिए चैप्टर 1 मोशन. तो चैप्टर 1 में हमारे पास कुछ, पहले हम स्टार्ट करने जाएं उससे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, व्हिच इज व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन. सेकंड थिंग इज व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज हाउ टू मेजर मोशन, मतलब कि मोशन को मेजर कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि मोशन हो रहा है तो कितना है, और उसको कैसे डिपिक्ट करेंगे कि हाँ ये इतनी स्पीड से या ऐसे ऐसे चल रहा है. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स. कुछ क्वांटिटी के टाइप्स हैं, उसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. आज इस लेक्चर में यहाँ तक हम डिस्कस करने वाले हैं. इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें लगता है कि इट्स नॉट मूविंग, मतलब मैं एक टाइम के लिए आराम से सावधान की पोजीशन में खड़ा होता हूँ बिना किसी मोशन के, तो आई एम एट रेस्ट. अब मैं यहां से चल करके दूसरे एंड तक चले जाता हूँ बोर्ड के, दिस इज व्हाट आई हैव परफॉर्म्ड सम मोशन. मतलब कि एक पॉइंट जहां पे मैं खड़ा था उसको छोड़ करके, मतलब मैं जहां मेरी पोजीशन चेंज हुई है बेसिकली, तो चेंज ऑफ पोजीशन इज मोशन. अब देखिए चेंज ऑफ पोजीशन, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना देखते हैं हम, क्या कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. रिलेटिव टर्म्स का क्या मतलब है? रिलेटिव टर्म्स का मतलब ये है कि इनका अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं है. मतलब कि अगर मैं कहूं कि दिस मार्कर इज एट रेस्ट, ये गलत हो जाएगा. स्टेटमेंट पूरी तब होगी दिस मार्कर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी, मतलब कि ये मेरे रिस्पेक्ट में जहां मैं खड़ा हूं उसके हिसाब से इसने पोजीशन चेंज नहीं की है. पर क्या इसने पोजीशन चेंज की है? जी हाँ. इंटरेस्टिंग. कैसे? देखो ये मार्कर यहीं की यहीं पे है, पर ये मार्कर है तो अर्थ पे, और अर्थ जो है वो मूव कर रही है, तो मतलब कि अर्थ के साथ साथ ये मार्कर भी मूव कर रहा है. तो हमें ये चीज समझना जरूरी है कि कहाँ के रिस्पेक्ट में हम देखना चाहते हैं. मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा हमारा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक आसान सी भाषा में कहा जाए तो जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, मतलब इस बोर्ड को आप रेस्ट पे देख पा रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहा, बट द होल अर्थ इज रोटेटिंग. अगेन द सेम एग्जांपल, तो ये बोर्ड भी उसके साथ साथ रोटेट भी कर रहा है और रेवोल्यूशंस भी परफॉर्म कर रहा है अर्थ के साथ साथ. पर अगर मैं कहूं कि क्या ये मेरे रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है? जी नहीं, मैं रेस्ट पे हूं इसके रिस्पेक्ट पे, मतलब कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं, मेरी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है. हाउ टू मेजर मोशन, ये चीज देखने के लिए हमको एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्या कि हमने शुरू कहां से किया. रिलेटिव टर्म्स हम पढ़ चुके हैं. शुरू कहां से किया था क्या मतलब है? मतलब मैंने एक 2D में, 2 डायमेंशनल प्लेन में एक ऑब्जेक्ट को बनाया. ये ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे ओ नाम से. ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल करके यहाँ पे आ गया. अब हुआ क्या? इसके रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ से ये कितना दूर था और अब ये यहाँ से कितना दूर है, वो चीज चेंज हुई है. मतलब इसकी पोजीशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज हुई है. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? मेरा ये पॉइंट, ये ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं, ये मेरा क्या बन गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो एक बात तो मुझे साफ साफ समझ आती है कि जो मेरी मोशन या रेस्ट है वो रिलेटिव टर्म है. अब इसके लिए एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देखते हैं. कैसे? अब मैंने एक कार ली,
उसको 60 किलोमीटर पर आवर से चलाना शुरू किया। सिमिलरली एक और कार ली और उसको भी सेम स्पीड से बिल्कुल उसके पैरेलल पैरेलल चलाना शुरू किया। तो होगा क्या, इन दोनों बॉडीज को मैं देख सकता हूं, मैं खड़ा हूं, मैं रेस्ट पे हूं, मैं अगर साइड पे रोड से खड़ा होकर के देखूंगा तो ये दो चीजें मोशन में है, क्योंकि मैं रेस्ट पे हूं, मेरे रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन चेंज होगी। मतलब अभी ये मेरे से 100 मीटर दूर है, थोड़ी देर बाद 200 मीटर दूर होंगी और थोड़ी देर बाद 1 किलोमीटर एंड सो ऑन, वो धीरे धीरे मेरे रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन चेंज होगी। पर थिंक अबाउट बोथ द कार्स साइमल्टेनियसली, लाइक इस कार का जो ड्राइवर है और इस कार का जो ड्राइवर है वो बिल्कुल पैरेलल चलते जा रहे हैं, बिल्कुल सेम स्पीड से, मतलब कि उनके बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं आया। मतलब वो अब भी उतने ही दूर हैं एक दूसरे से जितने वो स्टार्टिंग में थे। मतलब जैसे ये इन दोनों ने कार स्टार्ट की, ये दोनों बैठे इसमें, तो इन दोनों का सेपरेशन मान लेते हैं कि 2 मीटर दूरी एक दूसरे से कार चला रहे हैं। अब ये जो 2 मीटर एक दूसरे से कार चला रहे हैं, वो जब तक ये चलाते रहेंगे सेम स्पीड से, तब तक 2 मीटर की ही सेपरेशन रहेगी। तो जब 2 मीटर की ही सेपरेशन है, मतलब कि रिलेटिव पोजीशन तो चेंज नहीं हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ द ड्राइवर्स और द कार्स आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। मतलब जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा मूव करना शुरू कर देगा, जिस पॉइंट के हिसाब से मैंने ये देखना था कि मोशन हो रही है कि नहीं, वो पॉइंट ही मूव करना शुरू कर दे, और वो भी उसी स्पीड से जिस स्पीड से मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक बार समझने के लिए हम ये देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ 2 डायमेंशनल फिगर मेरा, यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ने इस डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल मेक करते हुए इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में सपोज 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू कर दिया इस ऑब्जेक्ट ने। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ना, मैंने इसको भी सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलाना शुरू कर दिया। मतलब वेलोसिटी सेम दे दी, डायरेक्शन भी सेम हो गया, और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ये भी चलने लगा। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की, वो ये क्या, कि इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना था, सपोज x मान लेते हैं, और अब दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो क्या इन दोनों की सेपरेशन में डिफरेंस आएगा? जी नहीं। तो क्या ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है? जी नहीं। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। पर मैं जब यहाँ पे खड़ा होकर के देखता हूँ, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा जा रहा है, साथ साथ ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी भागा जा रहा है, मेरे लिए ये दोनों चीजें किस में है? मोशन में है। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा और समझने वाली बात मुझे क्या समझ में आई, कि रेस्ट और मोशन उनका अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं है। उनका मीनिंग तब बनता है जब मैं कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करता हूं। आई होप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बला थी? कुछ नहीं, जहां पे बैठ करके मैं इस मोशन या रेस्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, वहां से बैठ करके जब मैं ये कहने वाला हूं कि ये रेस्ट पे है या ये मोशन पे है, उस जगह को या उस पॉइंट को मैं नाम दूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक सवाल हमारा कंप्लीट होता है कि व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन। अब हमें समझ में आ गया है कि रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं, और जब दो बॉडीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करती हैं, मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन, अगर मैं इन दोनों को साथ साथ चलाऊं और इनके बीच का सेपरेशन चेंज ना होने दूं, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। पर जब मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस को किसी थर्ड पोजीशन पर रखता हूं, जहां से ये दोनों बॉडीज दूर जा रही है या पास आ रही है, मतलब उनका जो बीच का सेपरेशन है, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, वो जब चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों मोशन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने समझा कि वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे बैठ करके मैं ये ऑब्जर्व करने वाला हूं कि मोशन हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज को समझने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज करना पड़ा। अब फॉर एग्जांपल आप अपनी गली में या स्ट्रीट, ठीक है, गली में जाइए, वहां पे कोई कार या बाइक खड़ी है, मतलब रेस्ट पे है, आप भी खड़े हैं, वो भी स्टैंड पे लगा रखी है हमने। तो देखिए अभी आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं, पर जैसे ही आपने मूव करना शुरू किया, कार ने कोई मोशन नहीं परफॉर्म की, पर वो भी आपके रिस्पेक्ट में मोशन में आ गई। मतलब कि या तो ऑब्जेक्ट खुद मूव करना शुरू कर दे, मतलब जैसे कि कार सामने से चल के आए और मेरे पास आ जाए, तो ऑब्जेक्ट ने खुद मूव करना शुरू कर दिया, तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। या फिर
फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने मूव करना शुरू कर दिया, मतलब कि मैं उसकी तरफ चलना शुरू करूं तो मेरे मी और ये कार, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना वो चेंज होगा, वो कम या ज्यादा होगा। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ना शुरू करूंगा ये सेपरेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, या फिर जब मैं इससे अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करूंगा तो ये सेपरेशन जो है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और इसी को हम क्या नाम देंगे, मोशन। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपसे पूछे कि अगर एक कार खड़ी है और मैं उसकी तरफ चल के जा रहा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में वो कार रेस्ट पे है या मोशन में है, जी हाँ वो आपके रिस्पेक्ट में मोशन में है। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट चीज की तरफ हम चलते हैं कि हाउ टू मेजर मोशन, कि इसको मेजर कैसे करा जाए, कि इसमें मोशन ज्यादा है इसमें कम है, कैसे हम इसको स्पेसिफाई करेंगे। हाँ एक बात, ये हम काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, नो ऑब्जेक्ट इज एट कंप्लीट रेस्ट, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज कंप्लीट रेस्ट पे नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि ये मार्कर मैं इस टेबल के ऊपर रख दूं तो क्या, या इस हाथ पे रख दूं, क्या ये रेस्ट पे है, डिपेंड करता है कि रेफरेंस क्या है। चलो अब वापस इसी बात पे आते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो पेन है वो हाथ पे जरूर रखा है, रेस्ट पे दिखाई जरूर दे रहा है, पर ऐसा क्यों, क्योंकि मैं भी उसी स्पीड से मूव कर रहा हूँ, अर्थ की स्पीड से, जिससे अर्थ खुद मूव कर रही है। तो मतलब मुझे ये रेस्ट पे दिखाई पड़ रहा है, ये रेस्ट पे नहीं है। हम पूरी अर्थ के ऊपर जिस पे रहते हैं वो खुद मूव कर रही है, रोटेशन परफॉर्म कर रही है सन के अराउंड, रेवोल्यूशंस परफॉर्म कर रही है अपनी ही एक्सिस पे। अब देखो, और वो पूरा सोलर सिस्टम, वो सन जिसके अराउंड ये अर्थ चक्कर काट रही है, वो खुद भी रेस्ट पे नहीं है, वो भी मूव करता है, उसका भी एक सर्कुलर ऑर्बिट है, वो हमारे स्कोप के बियॉन्ड हो जाता है। तो इसलिए हम यहीं पे इस टॉपिक को इतना ही समझ के छोड़ देंगे कि कोई भी चीज कंप्लीट रेस्ट पे नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स में देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड और यूनिवर्स व्हिच इज एट कंप्लीट रेस्ट। इट इज अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन। तो मतलब अगर मुझे किसी भी चीज को रेस्ट या मोशन में बताना है तो मुझे सबसे पहला सवाल ये पूछना होगा, व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि किसके रिस्पेक्ट में देख के बताया जाए कि वो मोशन में है या रेस्ट पर है। तो अब तक हम दो सवालों को अच्छे से डील कर चुके हैं। अब तीसरा सवाल हमारा क्या है, हाउ टू मेजर मोशन, इसको मेजर कैसे करेंगे। तो देखिए, एक 2 डायमेंशनल ग्राफ के हिसाब से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। कैसे, ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव करना शुरू करेगा किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम में किधर भी जा सकता है। अभी के लिए हम इसको बोलते हैं y एक्सिस, इसको बोलते हैं x एक्सिस। तो x और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब एक ओरिजिन है, इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके रिस्पेक्ट में इसका जो ये दूरी है ना, ये चेंज होना शुरू हो गया है। इस दूरी के चेंज होने से हमने क्या बोल दिया, इट इज इन मोशन। तो इसको मेजर कैसे करेंगे, अब हम कहेंगे कि ये यहां से यहां अभी पड़ा है, स्टार्टिंग टाइम 0, जब मैंने इसको देखना शुरू किया उसको मैंने बोल दिया टाइम 0, अभी 0 टाइम पे मैंने इसको देखना शुरू किया, और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, मतलब जब मैं इसको 10 सेकंड बाद देखता हूं तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच चुका है। यहां पे पहुंचने का मतलब, अब मैंने यहां से यहां तक का जो स्केल या किसी भी तरह से इसको मेजर करा कि ये कितनी दूर चला गया है, मान लो ये आ गया मेरा 10 मीटर आ गया, 10 मीटर, 10 एग्जांपल की रिप्रेजेंटेशन है, इसको 10 मीटर दूर चला गया, तो कितना टाइम लगा इसको 10 मीटर जाने में, इट इज 10 सेकेंड्स। अब देखो 10 मीटर अपॉन 10 सेकेंड, सो बेसिकली इट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब कि 1 सेकेंड के बाद ये 1 मीटर दूर चला गया था इस पॉइंट से, ठीक है। क्या ये कहें कि इस पॉइंट से भी तो 1 मीटर ही दूर गया था, मतलब यहां से ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ये तो है इसका, पर इससे दूर कितना गया, और ज्यादा दूर कितना गया, वो ये था कि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर करके ये 10 मीटर दूर चला गया 10 सेकेंड्स में। तो हम मेजर कैसे करेंगे मोशन को, उसके लिए हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं। कुछ क्वांटिटीज कैसी, जैसे कि डिस्टेंस, इसी का एक भाई है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हम यहां आते आते समझेंगे। और इसके अलावा जो क्वांटिटीज हैं वो है वेलोसिटी,
स्पीड, एक्सेलरेशन, ये कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके मैंने अभी नाम बोर्ड पे लिखे। इनकी हेल्प से हम समझ पाएंगे कि मोशन कैसे परफॉर्म हो रही है या फिर कितनी मोशन इस किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब ये देखो मैंने कुछ क्वांटिटीज के नाम रखे हैं, यहाँ पे नाम लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन। इनके टाइप्स क्या क्या हैं? टाइप्स मतलब देखिए कोई भी क्वांटिटीज होती हैं, ये दो में आसानी से डिवाइड कर सकता हूं इनको मैं। फर्दर और भी हैं एक दो टेंसर क्वांटिटीज जिनको बोलते हैं, पर वो हमारे स्कोप में नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं लिखने वाला हूं। सिर्फ हमारे काम की जो चीज है क्लास 9th तक जितनी हमें समझने की जरूरत है, सिर्फ उतने से हम काम चलाएंगे। वो क्या है? स्केलर्स और वेक्टर्स। तो देखिए स्केलर क्वांटिटीज जो हैं वो कुछ नहीं, बस मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। मतलब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो किसी यूनिट में मेजर करेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। मतलब कि अब मैं सब्जी लेने कहीं चला जाता हूं तो उसको बोलता हूं कि 1 किलो कुछ भी तोड़ दो भाई, 1 किलो मैंगो दे दो, आम दे दो। तो 1 किलो का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड हो गया उसका 1, यूनिट हो गया उसका किलो। क्या मैं ये बोलता हूं कि 1 किलो उस डायरेक्शन में तोड़ दो? नहीं, वो काम किस के टाइम पे होगा? वेक्टर्स। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्शन के साथ बताना पड़ता है उनकी अच्छे से समझ करने के लिए। मतलब जी हाँ, वेलोसिटी। अब मैं ये बोलूं कि मैं उस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, तो जो 5 किलोमीटर पर आवर, 5 हो गया मैग्नीट्यूड, किलोमीटर पर आवर हो गया यूनिट, और जो डायरेक्शन है कि उस डायरेक्शन को मैं नाम देता हूं नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर, इस यूनिट, इस मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन की वजह से, इन तीन प्रॉपर्टीज के होने की वजह से इसका नाम देते हैं वेक्टर्स। तो दो तरह की क्वांटिटीज हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इनके कुछ एग्जांपल्स हम देंगे। स्केलर्स के एग्जांपल है हाइट, वेट, वॉल्यूम एंड बहुत सारे हैं, तो एक्सेट्रा के साथ काम चला देते हैं। वेक्टर्स क्या क्या है हमारे पास? वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है? ये हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए हमारे जो 5 क्वेश्चंस थे हमारे पास, हाउ टू मेजर मोशन भी हमने कर लिया है कि इन 5 क्वांटिटीज की हेल्प से हम डील करने वाले हैं कि मेजर कैसे करेंगे। व्हाट आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स वो हम अभी समझ रहे हैं साथ साथ, तो इसको भी हटा देते हैं। हाँ, यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस भी डाल सकते हैं हम एग्जांपल में। साथ ही साथ यहाँ पे वेलोसिटी हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। ठीक है, एग्जांपल्स होने के बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है एक एग्जांपल के हेल्प से। मतलब हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, और साथ साथ ये भी क्लियर हो जाएगा कि स्केलर्स और वेक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको मैं हटा देता हूं। तो आज के लिए हमारे पास एक फाइनल क्वेश्चन जो बचता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल मैं फिर से वही 2 डायमेंशनल प्लेन लेके आता हूं, और इस 2 डायमेंशनल प्लेन में एक ऑब्जेक्ट ओ को मैंने छोड़ दिया इसकी मोशन के लिए। अब होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट
यहां से चल के ऐसे गया पहले, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे, और फाइनली यहां जाकर के रुक गया। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि ये यहां से यहां गया था, वो था 2 किलोमीटर, 2, 6 और फिर से 4, मतलब इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस का डेफिनेशन है इट इज द एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट इन दो आसान से शब्दों के साथ समझा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब देखो, जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ है, मतलब कि एक्चुअली इसने यहां से पहले यहां गया, फिर यहां गया, यहां, तो 2 + 2 4 + 6 14, तो डिस्टेंस मेरा आ गया 14 किलोमीटर। पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब मैं यहां से लेकर के एक स्ट्रेट लाइन इसकी डायरेक्शन में डालता हूं, तो ये मेरा आ गया शॉर्टेस्ट पाथ। इस शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ कितनी है वो मेरी होगी डिस्प्लेसमेंट। एक बात ध्यान से नोट करो यहां पे कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पे मैटर नहीं करता, मतलब कि वो डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में जाए, जो उसका जो ये मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है। पर डिस्प्लेसमेंट का जब हम बात करते हैं तो उसके केस में हमारा डायरेक्शन मैटर करता है, मतलब कि अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक ही डायरेक्शन में होगा ना, मतलब एक स्ट्रेट लाइन किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए ऐसे ही ज्वाइन करूंगा मैं, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकता है क्या? ऐसे मैं यहां से यूं घुमा करके इसको अगर मेजर करूं, उसको स्ट्रेट लाइन तो नहीं कहेंगे। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और एक स्ट्रेट लाइन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है कि यहां से यहां तक का ये डायरेक्शन। और इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने मान लिया कि ये हो गया मेरा 8 किलोमीटर। ये किलोमीटर के रेफर किए, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा 8 किलोमीटर। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट का काम खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इसको एक डायरेक्शन चाहिए, एक 8 किलोमीटर किस तरफ, किस डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम रख देंगे ए, इस पॉइंट का नाम रख देंगे बी, तो 8 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, ए टू बी। अब जाकर के मेरा डिस्प्लेसमेंट का जो काम है वो पूरा हुआ है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाइड हुई हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक यूनिट और एक डायरेक्शन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक बड़ी ही मजेदार चीज क्या देख सकते हैं, क्या कि डिस्टेंस हमेशा जो है वो या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, मतलब कि या तो मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव ही ना करवाऊं, ये जहां पे है वहीं पे रहे, तो इसका डिस्टेंस 0 हो गया, मतलब कि एक्चुअल पाथ कुछ ट्रेवल किया नहीं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसा हो गया 0। या फिर मैंने उसको ऐसे घुमाया, जिस भी डायरेक्शन में जाना था वो घूम करके आया और वो एक पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 है, अगर कम घुमाते तो इससे कम या इससे ज्यादा इसको एक्चुअल पाथ ट्रेवल करने को मिलता, तो एक्चुअल पाथ और ज्यादा बढ़ जाता, मतलब कि डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब कि मैंने इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माना है और मेरा फाइनली ऑब्जेक्ट जाकर के इस डायरेक्शन में रुक जाए, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव काउंट होगा। साथ साथ डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे होगा, या तो वो मूव ही ना करे, मतलब वो जहां पे खड़ा है इनिशियल पॉइंट वहीं पे खड़ा रहे तो 0, पर अगर वो सारे इस जगह पे घूम फिर के फिर से इसी जगह पर आकर के खड़ा हो जाए, तो शॉर्टेस्ट पाथ इस पॉइंट का इसी पॉइंट से कितना होगा 0, विच इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि हम एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है जब डिस्टेंस ज्यादा हो पर डिस्प्लेसमेंट फिर भी 0 हो। तो इस लेक्चर को, आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आज के जो हमने 4 क्वेश्चन इस लेक्चर में समझे हैं, नेक्स्ट क्लास को शुरू करने से पहले इसको रिवाइज करके बैठना, काफी काम आएगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज में डिफरेंस अच्छे से आई होप समझ आ गया होगा। जो भी कुछ बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।